भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया। कंपनी के पहले ऑर्बिटल मिशन आगमन के तहत रॉकेट ने निर्धारित सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित किया। ये उपलब्धि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों के बाद निजी कंपनियों के लिए रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च का रास्ता खुला था और अब स्काई रूट ने उस दिशा में नई मिसाल कायम की है। इससे पहले कंपनी ने वर्ष 2022 में विक्रम-S सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत बताते हुए स्काई रूट की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता का प्रतीक है। दिल्ली के बवाना इलाके में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग में सनसनी फैल गई। पूछ खुर्द गांव में बदमाशों ने जोगिंदर उर्फ काला नाम के शख्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार इलाके में पहले भी आपसी रंजिश से जुड़े कई हत्याकांड हो चुके हैं और इस वारदात को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में हत्या की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 24 वर्षीय साजिद उर्फ आलू दादा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे ओल्ड मुस्तफाबाद स्थित दिलशाद मस्जिद के पास फायरिंग की सूचना मिली। गोली लगने के बाद साजिद को उसके परिचित तत्काल जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दयालपुर थाना पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए गए। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच जारी है। राजधानी दिल्ली की सुल्तानपुर इलाके से एक नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने का मामला सामने आया है। कृष्ण विहार इलाके में हुई इस घटना में कोमल नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के शरीर की कई हड्डियां टूट गई है। घटना के बाद कोमल के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था और 5 लाख रुपए की मांग को लेकर विवाद होता था। परिवार का दावा है कि कोमल ने पहले भी फोन कर अपनी दुखड़ा सुनाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला हादसे का शिकार हुई है, उसने खुद कदम उठाया या फिर किसी साजिश का मामला है। पुलिस कोमल के बयान का इंतजार कर रही है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के न्यू उस्मानपुर इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे गौतमपुरी गली नंबर 3 स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर रहने वाली वसीमा नाम की महिला की कथित तौर पर उसके ही भाई अनस ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी अनस मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो अचानक बहन के घर पहुंचा और घर के अंदर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक रेडीमेड गारमेंट के गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 3 मंजिलों वाली इमारत के सेकंड फ्लोर पर स्थित गोदाम में लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आग को इमारत के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह साफ हो सकेगी। पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर लाइव ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 28 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, सट्टे का हिसाब रखने वाली 3 नोटबुक, ऑडियो रिकॉर्डर, राउटर और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि इस सट्टेबाजी नेटवर्क में लाखों रुपए का लेन देन किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल बताया जा रहा है, जो पूरे लेन देन और हिसाब किताब में शामिल था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में प्लास्टर गिरने की घटनाओं ने एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे एक फ्लैट के कमरे की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर बेड पर गिर गया। उस वक्त कमरे में सो रहे 2 लोग बाल बाल बच गए। इसके अलावा शुक्रवार शाम सोसाइटी के 16वें फ्लोर से भी प्लास्टर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। यह हिस्सा पार्किंग एरिया में जाकर गिरा। गनीमत रही कि उस समय नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डिंग के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। लोगों ने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के चर्चित धर्मांतरण मामले में पुलिस और एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। रतनपुरी थाना क्षेत्र के फूलत गांव स्थित मदरसा दारुल उलूम रहमिया से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपी जुनैद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जुनैद अंसारी मदरसा संचालक मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फूलत गांव का ये मदरसा उस समय चर्चा में आया था जब यहाँ कथित धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर संयुक्त कार्रवाई कर जुनैद अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं पुलिस विदेशी फंडिंग और अन्य गंभीर आरोपों की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी और जुबैर अंसारी की तलाश जारी है। सावन कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। हुड़दंग, आपत्तिजनक गाने, तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 348 डीजे संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए डीजे और झांकियों की ऊंचाई, चौड़ाई और ध्वनि स्तर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने हथियारनुमा डंडे, आपत्तिजनक गीत और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया। एआई कैमरे, करीब 2500 सीसीटीवी ड्रोन और भारी पुलिस बल के जरिए पूरे मार्ग की निगरानी की जाएगी।
भारत में लग्जरी गाड़ियों की चोरी और फिर उन्हें म्यांमार में बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। बुढ़ाना थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह दिल्ली एनसीआर से महंगी SUV चोरी करता था और फिर उनकी पहचान बदलकर सीमा पार तक सप्लाई करता था। जांच के अनुसार आरोपी चोरी की गाड़ियों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसके बाद इन वाहनों को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मणिपुर के रास्ते म्यांमार भेजा जाता था, जहां इन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। पुलिस को सूचना मिली कि बुढ़ाना क्षेत्र में चोरी की गाड़ियों का सौदा होने वाला है। कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ में एक शराबी युवक की हरकत से पुलिस चेक पोस्ट पर हंगामा मच गया। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने चेक पोस्ट के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। युवक ने वहां रखे गमले और दरवाजों पर लगे शीशे तोड़ दिए, जिससे चेकपोस्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि घटना के समय चेकपोस्ट पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पुलिसकर्मियों ने गश्त पर जाने के दौरान युवक ने मौके का फायदा उठाया और अंदर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक ने किस वजह से चेकपोस्ट में तोड़फोड़ की। अधिकारियों के मुताबिक जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर फेमस होने के जुनून में कुछ युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया। फर्रुखा नगर इलाके के खेतों में ब्लैक थार और स्कॉर्पियो से ऑफ रोडिंग और जानलेवा स्टंट किए गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ियों को पानी से भरे खेतों में तेज रफ्तार से दौड़ाते और ड्रिफ्ट करते हुए देखा जा सकता है। आरोप है कि कुछ युवकों ने लॉजिस्टिक्स कंपनी के गेट के पास भी गाड़ियों से स्टंट किए। इतना ही नहीं, गाड़ियों की नंबर प्लेट हटाकर नियमों की अनदेखी की गई। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की स्टंटबाजी से हादसे का खतरा बना रहता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की नजर इन युवकों पर है। पुलिस वीडियो के आधार पर गाड़ियों और उनमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। रील और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए किए जा रहे ऐसे खतरनाक स्टंट न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिकते हैं, लेकिन भरोसे की डोर कमजोर पड़े तो घर बिखर सकता है। कौशाम्बी में 7 बच्चों की मां अपने ही समधी के साथ में फरार हो गई। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के रहने वाले इंद्रराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अपनी ही बेटी के ससुर यानी कि अपने समधी के साथ में घर छोड़कर फरार हो गई। पीड़ित इंद्रराज का कहना है कि करीब 3 महीने पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद में समधी राकेश का घर आना जाना बढ़ गया और धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ गई। परिवार को इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन 3 दिन पहले जब पत्नी अचानक से घर से गायब हुई तब मामला खुलकर सामने आया। इंद्रराज का दावा है कि काफी तलाश के बाद में पता चला कि उसकी पत्नी और समधी एक होटल में ठहरे हुए हैं। आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो समधी जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित का दावा है कि धमकी से जुड़ी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। इंद्रराज पुलिस से अपनी पत्नी को ढूंढने और समधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस का दावा है कि हर पहलू की जांच हो रही है, इसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। रियासी जिले में सलाल डैम के गेट फ्लशिंग प्रक्रिया के लिए खोले जाने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी तेज बहाव के साथ उफान पर बह रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है वे किसी भी हाल में चिनाब नदी के किनारे न जाएं और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतें। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। रियासी पुलिस की टीमें नदी के किनारे बसे गांव और संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। स्थानीय लोगों से कहा जा रहा है कि वे बच्चों को नदी के पास जाने से रोकें और पशुओं को भी किनारे पर न ले जाएं। लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है। साथ ही स्थिति सामान्य होने तक चिनाब नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि एक लापरवाही ने टैक्सी चालक की जान ले ली। दरअसल प्रतिबंध के बावजूद एक्सप्रेसवे पर सरियों से भरा टेम्पो पहुंच गया और लोहे के सरियों से भरे
टेम्पो से एक टैक्सी टकरा गई। टक्कर के बाद लोहे के सरिये कार का शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के शरीर के आर पार हो गए और हादसा इतना भयावह था कि टैक्सी चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सवाल ये कि जिस एक्सप्रेसवे पर टेम्पो और स्लो मूविंग वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, वहां सरियों से लदा टेम्पो कैसे पहुंच गया। गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंध, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए संयुक्त रणनीति पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नितिन वालसन समेत अधिकारियों ने भी सुरक्षा संबंध तैयारियों और आपसी समन्वय पर अपने सुझाव साझा किए। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी संबंधित राज्यों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। जेकेपीसी के प्रेसिडेंट सज्जाद गनीलोड ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का रुख वही है और वो जम्मू कश्मीर के 2019 से पहले वाले संवैधानिक दर्जे को बहाल करने की मांग पर कायम है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सज्जाद गनीलोड ने एनसी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया और सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो एक गंभीर संवैधानिक मुद्दे को पूरे देश की राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की आड़ में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को लेकर गंभीर है तो उसे विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेना चाहिए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना चाहिए और फिर दिल्ली में एक डेलीगेशन का नेतृत्व करना चाहिए। कानपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था, जिसने मोमोज और फ्रेंच फ्राई खाने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में 3 जगहों पर छापेमारी की गई, जहां टीम को गंदगी का अंबार मिला। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने रावतपुर, साकेत नगर और मसवानपुर इलाके में एक साथ 3 दुकानों पर छापा मारा। जांच में सामने आया कि गंदगी के बीच मोमोज, फ्रेंच फ्राई और कई तरह की चटनियां तैयार की जाती थी। चटनी भी संदिग्ध पाई गई, जिसमें मिलावट से इनकार नहीं किया जा सकता। मौके से 10,000 से ज्यादा मोमोज, करीब 100 से 115 किलो संदिग्ध चटनी और भारी मात्रा में मिलावटी फ्रेंच फ्राई बरामद किए गए। टीम ने मौके पर ही चटनी और खाद्य सामग्री को नष्ट किया, जबकि मोमोज के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए। छापेमारी के दौरान कई संचालक मौके से फरार हो गए। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। खबरों के मुताबिक लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। साथ में 2 विधेयक फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़े विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा विधेयक 25 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं इनकम टैक्स बिल 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे, जबकि जन्म मृत, वंदे मातरम के अपमान और MSME से जुड़े 3 बिल पहली बार पेश किए जाएंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये ट्रेन डीजल इंजनों का विकल्प बनेगी और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। स्वदेशी तकनीक से तैयार इस 10 कोच वाली ट्रेन में 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि कुल करीब 2600 यात्रियों के सफर की क्षमता है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है और प्रदूषण नहीं फैलता। तेज रिफिलिंग क्षमता और लंबी दूरी तक संचालन इसे भविष्य के लिए एक गेम चेंजर तकनीक बनाते हैं। इस ट्रेन को चलाने का मकसद उन रेल मार्गों पर डीजल इंजनों की जगह पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विकल्प उपलब्ध कराना है, जहां बिजली को ओवरहेड लाइन बिछाना कठिन या बेहद महंगा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई। कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ये तकनीक भविष्य के परिवहन का अहम विकल्प मानी जा रही है। यही वजह है कि भारत भी हाइड्रोजन आधारित तेल तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11,21,000 से ज्यादा उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सों में दाखिल के लिए करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11,21,000 से अधिक उम्मीदवार मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सों में दाखिले के लिए क्वालिफाई हुए। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांचुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉप किया है। इस बार 19 उम्मीदवारों ने 700 से ज्यादा, 138 ने 690 से ज्यादा और 10,000 से ज्यादा छात्रों ने 600 से ऊपर अंक हासिल किए हैं। सफल उम्मीदवारों में 58% से अधिक छात्राएं हैं। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 13 भाषाओं में आयोजित की गई है। कोटा के आयुष बलोतिया ने 710 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 4, कार्तिक जैन ने रैंक 18 और गुंजन ने रैंक 52 हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। सफल छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अनुशासित तैयारी, लगातार मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया है। दिल्ली में वन महोत्सव 2026 के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। राजधानी के पीबीजी ग्राउंड समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस अभियान में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा सहित अन्य अधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिल्ली सरकार के सहयोग से चल रहे इस अभियान का लक्ष्य राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का है। योजना के तहत वन विभाग करीब 15 लाख पौधे लगाएगा, जबकि शेष पौधारोपण एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य शहर के हर वार्ड, मोहल्ले, पार्क और सार्वजनिक स्थान तक हरियाली पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल करने की भी अपील की। सरकार और आम नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही दिल्ली को अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की भलसवा डेयरी थाना पुलिस ने नकली भारतीय नोट छापने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की शुरुआत एक सतर्क दुकानदार की सूचना से हुई, जिसने 100 रुपए के नोटों पर शक होने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे बीट कांस्टेबल ने जांच के बाद नोटों को नकली पाया और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सामने आए सुरागों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली और नवी मुंबई में छापेमारी की। मुंबई में चल रही अवैध प्रिंटिंग यूनिट से लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, विशेष वाटरमार्क वाले कागज और नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सप्लायर, स्थानीय रिसीवर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से नकली नोट डिजाइन करने वाले टेक्निकल मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 100 और 500 रुपए के सैकड़ों नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बाजार में खपाए गए नकली नोटों की जांच कर रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक बीती रात कुछ युवक आरिफ को घर के पास से बात करने के बहाने अपने साथ ले गए। करीब आधे घंटे बाद वो गंभीर रूप से घायल हालत में मिला। उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे। परिवार उसे तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल लेकर पहुंचा। इलाज के दौरान आज सुबह आरिफ ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक की मां और बहन का आरोप है कि आरिफ की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई। उनका कहना है कि आरिफ का किसी से कोई विवाद नहीं था और उसे बहाने से घर से बुलाकर हमला किया गया। परिजनों ने पुलिस को कई संदिग्धों के नाम भी बताए हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।